नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सी कंट्री में देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से लॉकडाउन भी लग चुका है क्योंकि स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है। हमारे देश में भी इसकी रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन को लेकर किस प्रकार से आपको एहतियात बरतना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। साथ ही आपको बताएंगे जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। अभी रिसेंटली देखा गया था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं, 60 प्लस के लोगों को, उनको बूस्टर डोज दी जाएगी। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आ रहा है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाएं को किस प्रकार से कोरोना काल में अपना ध्यान रखना है, इस पर चर्चा की जाएगी। और कौन सी बातों को हमको नज़रअंदाज नहीं करना है जिससे थर्ड वेव को रोका जा सके, क्योंकि देखा जा रहा है बाजारों में भीड़ बहुत है, हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा की जाएगी। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के ऑनरेबल सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार गांधी जी हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। डॉक्टर कुमार गांधी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देश में लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। क्या ओमिक्रॉन वायरस कोरोना के पुराने वायरस से है घातक? वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी ओमिक्रॉन होने पर क्या करें? देश में ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए क्या करें? कौन से लोगों के लिए ओमिक्रॉन ज्यादा घातक? क्या ओमिक्रॉन का संक्रमण दोबारा से हो जाता है? देश में लगातार कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत है। ओमिक्रॉन के मामले लगातार देश में पैर पसारते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए बना हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार इस वायरस से बचने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद ही किसी को बाहर जाने की इजाजत मिल रही है। लगातार बढ़ रहे केसों से लोगों को डर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर केस बढ़े तो आने वाले महीनों में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो कैसे बचे इस महामारी से, जानिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि जो विषय है बहुत ही चिंताजनक है, ओमिक्रॉन, और उसको देखते हुए देखा जा रहा है कि दिनों दिन प्रशासन टाइट करता जा रहा है हालात को। कर्फ्यू लगे हुए हैं बहुत से राज्यों में क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में फिर से बेड बढ़ने लगे हैं, तैयारियां चल रही हैं और उसको लेकर हम लोगों को भी बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, देखा जाए दिल्ली एनसीआर क्या पूरे देश में और दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन पैर पसारता जा रहा है। मैंने आपको आज इसलिए आमंत्रित किया अपने शो में क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि प्रेजेंट कंडीशन को लेकर हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं और हम लोगों को किस प्रकार से सचेत रहना है। ओमिक्रॉन आखिर है क्या? नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा पुराना त्यौहार वगैरह, दिवाली वगैरह सब बहुत अच्छे से संपन्न हुए हैं। सब लोगों ने उसमें काफ़ी हर्षोल्लास से अपने आप को दिवाली में शामिल किया था। अब बात आती है ओमिक्रॉन या थर्ड वेव या दोनों चीज़। अब ये है कि ये प्रिडिक्शंस हमारे इन साइंस पहले से थे कि पहला वेव आएगा, वायरस म्यूटेट होगा और म्यूटेशन के बाद वेव्स बदलते जाएंगे। जैसे कि हमने सेकेंड वेव देखा था जिसके अंदर इंडिया के अंदर भारत नववर्ष में हमें मिला था डेल्टा और डेल्टा प्लस, जो कि काफ़ी घातक रहा, काफ़ी हद तक स्प्रेड भी हुआ था एक दूसरे से, कंटामिनेशंस भी बहुत ज़्यादा हुई है। कहीं ना कहीं उस वेव के अंदर हर एक परिवार से कोई ना कोई चला गया है, यानी कहीं ना कहीं एक मायूसी थी। लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव ख़त्म हुआ, जो भी उसकी परेशानियां थी वो जैसे जैसे कम होती गई, उसके बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि त्यौहार अच्छे से मनाया जाए। त्यौहार मनाते भी हम इंडिया में इसीलिए ताकि हम पुरानी बातों को, कहीं ना कहीं पुराने सदमों को भूल सके। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से मनाई है। रहा सवाल ये कि थर्ड वेव या ओमिक्रॉन ये क्या चीज़ है, तो सबसे पहले ये एक म्यूटेशन है ऑफ द वायरस। ये वायरस म्यूटेट होके अपने आप को और ट्रांसमिसिबल बना देगा,
यानी कि एक से दूसरे को फैलने के लिए इसको काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन साथ में एक प्रिडिक्शंस, अभी हम ये इसलिए प्रिडिक्शंस कहते हैं कि पूरी तरह से वायरस को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए भी साइंस को कुछ समय चाहिए होगा। तो इस समय के दौरान में हमारा मानना ये है कि ये ट्रांसमिसिबल तो है, लेकिन डेल्टा और डेल्टा प्लस जितना घातक अभी तक नहीं सिद्ध हुआ है, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन्स हो रहे हैं। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि सिम्टम्स में सबसे जो मेन सिम्टम आ रहा है वो फीवर ऑफ हाई ग्रेड, बुखार आ रहा है 101, 102, 103 तक। इसके अलावा के कोई खास खांसी जुकाम के भी सिम्टम्स नहीं है। यानी कि बुखार सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम इस बार उभर के आया है, जो पिछली बार खांसी जुकाम आ रहे थे। दूसरी एक इसकी समस्या ये आ रही है कि हर एक में RT-PCR पॉजिटिव नहीं आ रहे। यानी कि अगर RT-PCR भी नेगेटिव है तो भी उनको यही वायरस यानी कोविड का वायरस हो सकता है, लेकिन इन अ वेरिएशन ऑफ ओमिक्रॉन वैरायटी, यानी कि इनको डेल्टा या डेल्टा प्लस नहीं है। जिसको RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस है कि उनको डेल्टा या डेल्टा प्लस से इन्फेक्शन है। जिनका नेगेटिव आ रहा है या तो उनको कोविड की बीमारी नहीं है या उनको ओमिक्रॉन की बीमारी हो सकती है। ये अभी तक का माना हुआ हमारा है। दूसरा ये है कि इस बीमारी में अभी तक बहुत ज़्यादा ICU की रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा फैलेगा, लेकिन हो सकता है माइल्ड वैरायटी में हो। मैं फिर से रिपीट करूँगा, हो सकता है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये है। बहुत अच्छी तरह सर आपने डिस्क्राइब किया और बताया कि मतलब कि हम लोगों को एहतियात बरतना है, लापरवाही नहीं लेनी है। लेकिन आपने कहा कि इसमें हाई फीवर रहता है, गले की खराश वगैरह उतनी नहीं देखी जा रही है और अभी इस पर रिसर्च भी चल रही है, तो ज़्यादा बोला नहीं जा सकता है। लेकिन सर आपने कहा कि ज़्यादा ICU की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले देखा गया था कि टेम्परेचर हमारा बढ़ता था तो हम लोग पैरासीटामोल को ही लेते थे। तो अगर कोई जो दर्शक आपको देख रहे हैं, किसी के जानने में कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, तो आप उनको किस प्रकार से घर में रहकर उपचार करने की सलाह देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बीमारी वही की वही है, सिर्फ उसका वायरस जो है म्यूटेट हुआ है। यानी कि इसका इलाज भी अभी भी वही का वही है। आपको क्रोसिन, पैरासीटामोल, इसी दवाई को लेना है। इससे आगे अगर ज़रूरत महसूस होती है तो मेफेनेमिक एसिड आती है, बहुत कॉमनली मानी जाती है, मेफ्टाल नाम से आती है, इसको आप ले सकते हैं। फिर से कहूँगा इसके अंदर कि आप कोई भी परामर्श अपना कर रहे हैं, किसी भी स्पेशलिस्ट से करिए, ना कि केमिस्ट से करें, ना कि कोई आसपास के जो आपको पता है कि प्रमाणित डॉक्टर नहीं है उनसे ना करें इस चीज़ को। दूसरा है, कोई भी दवाई लेनी है आप उसके लिए अपने जो डॉक्टर है, जो इस बीमारी के बारे में जागरूक है, जानते हैं, उनसे इलाज लीजिए। फिलहाल में इसके लिए पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड ही रेकमेंडेड है। इसके अलावा की पेन किलर्स या उसके अलावा की बुखार की दवाइयों को आज भी मैं मना करूंगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की इस सूरत के अंदर डेंगू को भूल गए हैं। पूरी तरह से उसको मत भूलिएगा। उसके भी केसेस अभी हॉस्पिटल्स में आते हैं। अभी भी टाइफाइड बीमारी के केसेस हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं। अगर इसमें से कहीं किसी को डेंगू या डेंगू टाइप की बीमारी है और अगर आप कोई और पेन किलर या और कोई बुखार के लिए दवाई ले लेते हैं, खासकर डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक करके जो आती है, अगर ये दवाई लेंगे तो ये प्लेटलेट के लिए घातक हो सकती है। आपको एक बीमारी के बजाय दूसरी बीमारी से भी हानि हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बात देखा जाता है और इस बात को अंडरलाइन कर लें, बिना डॉक्टर्स के परामर्श के, एक्सपर्ट डॉक्टर के परामर्श से हम लोगों को दवाइयों को नहीं लेना है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग केमिस्ट के या किसी दूसरे के कहने पर दवाइयों को ले लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी संबोधन किया था, उसमें ये बताया कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं और 60+ है, उनको बूस्टर डोज दी जाएगी। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और IMA ने पत्र लिखा था भारत सरकार को कि बूस्टर डोज को जल्दी उस पर और कंट्री में देखा जा रहा है, लगने लगी है। जो उनका रिएक्शन आया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और बच्चों को लेकर जो वैक्सीन के लिए बोला है उन्होंने अपने संबोधन में, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए
सेंटा क्लॉज बन के आए हैं। उन्होंने काफ़ी सारे गिफ्ट वितरण कर दिए, मैं तो ये कहूँगा हर एक के लिए उन्होंने गिफ्ट निकाला है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन के लिए ये कहा गया है जो 60 प्लस है, अगेन एज इज़ अ नंबर। अगर आप 58 ईयर्स के या 59 ईयर्स के हैं तो ऐसा मत सोचिए कि ये सब कुछ 60 प्लस के लिए कहा गया, यू ऑल्सो फॉल इनटू द सेम कैटेगरी। तो सबसे पहले वैक्सीनेशंस, अगर आपके 2 डोज भी पूरे नहीं हुए तो लगवा लीजिए। अभी भी इंडिया में काफ़ी लोग हैं जिनका सेकेंड डोज इटसेल्फ में पेंडिंग है, तो पहले तो वो कंप्लीट करिए। जिन लोगों ने 2 वैक्सीनेशंस पूरी कर ली है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 9 महीने का समय, लेकिन आप इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपके 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है दूसरे डोज को, आप अपने एंटीबॉडीज़ टाइटर करा लीजिए। जिनके एंटीबॉडीज़ कम आते हैं वो 9 महीने की भी वेट ना करें, उससे पहले भी लगवा सकते हैं। तो ये तो रहा 60 प्लस के लिए। दूसरा उन्होंने कहा है बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, तो बच्चों में कैसे करेंगे कि जो बच्चों में भी कुछ कैटेगरीज होती है कि कुछ बच्चे हैं जो 12 साल से प्लस के होते हैं, वो एज एन एडल्ट ट्रीट होते हैं इन मेडिकल साइंस। तो पहले सॉर्ट ऑफ सेमी एडल्ट्स जो होते हैं हमारे बच्चे, उनको लगा के वैक्सीन देखेंगे। उससे पहले 15 दिन 20 दिन में कोई ज़्यादा खतरनाक या कोई घातक बीमारी तो नहीं आ रही है सामने, ये देखने के बाद बाकी जो और छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये चालू कर दी जाएगी। दूसरा ये भी होता है, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ये प्रधानमंत्री इतना बड़ा देश चलाते हैं जो कि 1/6 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब जो है वो हमारे पास है। इतनी सारी वैक्सीन्स फ्री में अरेंज करना या पैसे के साथ हर एक हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना, ये सब कुछ बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो पहले उन्होंने इन चीज़ों के इंतज़ाम देखे हैं, ये चीज़ पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी ये देखा है, और फिर इस चीज़ के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि आप ये चीज़ इस तारीख से और ये चीज़ इस तारीख से लगवा सकते हैं। तीसरा, जब पीडियाट्रिक डोज शुरू होगा, आपके बच्चे की उस एज कैटेगरी आती है तो डेफिनेटली लगवाइएगा। ये मत सोचिएगा कि बच्चे में ये क्या प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक पेशेंट को भी ये कहता हूं कि आप सोचते हैं कि कोविड की वैक्सीन अगर आपको दिक्कत करती है तो कोविड इन्फेक्शन भी आपको दिक्कत करता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक, जो मैं बहुत बार एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ, अब भी दूंगा, टू वेयर अ हेलमेट फॉर अ सेफ ड्राइविंग। आप हेलमेट पहन के चलाएंगे, खतरा उसके बाद भी है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, खतरा उसके बाद भी कि आपका जान का खतरा भी होता है, लेकिन ये सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। साइड इफेक्ट अगर हेलमेट काम लेते हैं तो बहुत कॉमन है, लोगों के बाल कम हो जाते हैं, लेकिन इंसान सोचता है कि मैं बचा हुआ हूँ, बाल कम भी हो गए तो कोई बात नहीं है। अब उसके ट्रांसप्लांट के भी इंतजाम हो गए हमारे पास, तो बाल कम है दिक्कत नहीं है, लेकिन जान बची रहेगी। इसी तरह से अगर छोटी बड़ी हमें कोविड वैक्सीन लगवाने से बच्चे में दिक्कत यानी कि बुखार वगैरह होता है तो इट इज़ अ टेम्पररी फेज, लेकिन आगे बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होगा। तीसरा मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा रुक के ही, जो गर्भवती महिला है जो मेरे पास आती है, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, ये चीज़ मैं अपने यहाँ पेशेंट्स आते हैं उनके साथ 5 मिनट और लगा के ज़रूर बताता हूँ कि ये वैक्सीन आपके लिए बिल्कुल सेफ है और आने वाले बच्चे के लिए भी बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत उसको नहीं होगी, कोई ऐसी बीमारी उसको नहीं होगी। जिन्होंने डिलीवरीज करा ली है वो भी अपने दोनों डोज लगवा सकते हैं। किसी का बीच में डिलीवरी के बीच में गैप हो गया हो और सेकेंड डोज रह गया हो तो वो भी लगवा ले, यानी स्तनपान करने वाली महिलाएं ले ले, जो प्रेग्नेंट है वो भी ले ले, और जो आगे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो भी ले ले। कुछ लोग जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, वो लोग भी इसे ले ले, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर प्रेगनेंसी हुई तो इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट आपको कोविड से बचाव ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जो लोगों के मन में भ्रम है वैक्सीन को लेकर, उस पर आपने प्रकाश डाला कि चाहे कोई भी लोग हो, वैक्सीन हर किसी के लिए कारगर है, किसी के लिए दुष्प्रभाव नहीं छोड़ती है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि थर्ड वेव को लेकर बार बार एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फरवरी तक थर्ड वेव आ सकती है, और जो हालात बन रहे हैं हमारे देश में वो भी बहुत डरावने वाले हैं। कर्फ्यू भी लग चुका है बहुत सी जगह पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या हिदायत देना चाहते हैं जिससे ओमिक्रॉन स्प्रेड थोड़ी इसकी कम हो और थर्ड वेव आए तो हल्के होकर निकल जाए? देखिए दर्शकों, इसके लिए तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है एज अ ह्यूमन बीइंग। एक मोरल ड्यूटी जिसको हम नैतिक जिम्मेदारी कहते हैं हमारी, ये हमें रखना बहुत ज़रूरी है। हमें दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ इस चीज़ को लेके कि हमारे पास
जो डबलिंग था, जैसे कि 4 दिन पहले 6 दिन पहले था कि 100 केस आ रहे हैं, अब वो इन 4 डेज टाइम 400 के करीब हो गए। जब ये आंकड़े आपके पास आ रहे हैं तो मैं ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने ऊपर संयम रखें। यानी कि मार्केट में फिर से वही कहूँगा, ज़रूरत हो तो जाइए, बेफिजूल में सिर्फ घूमने के लिए गए कि चलो यार गोलगप्पे खा के आते, ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। समय समझ रहा हूँ कि न्यू ईयर का आ रहा है, सबको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का एक मन में वो होता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकना होगा। पहली चीज़ ये कहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम संयम रखेंगे, हम जो चीज़ें एहतियात बरतने की, जो 3 चीज़ें हमें शुरू से समझाई गई है, अब मैं उसे कर दूंगा 4। पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है आप आपकी कोविड वैक्सीन लगवाइए। मैं हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी 2nd, 3rd, 4th कहूँगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज़ टू टेक योर वैक्सीनेशन। जिनके 2 डोज पूरे हो गए हैं, बूस्टर डोज में अगर उनका नंबर आता है तो ज़रूर लगवाइए। उसके बाद डेफिनेटली 2nd चीज़ आएगी हैंड सैनिटाइजेशन, 3rd आएगी सोशल डिस्टेंसिंग एंड 4th आई विल कीप एज अ मास्क। अब ये चीज़ ऐसी नहीं रह गई है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही एक दूसरे पे फैलेगी, ये कहीं से भी फैल सकती है, सरफेस से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो इसको इस क्रम में आप मानिए कि सबसे पहले वैक्सीनेशन, देन इट इज़ अ सैनिटाइजेशन, देन इज़ अ डिस्टेंसिंग एंड देन कम्स इज़ द मास्क। तो ये चीज़ों को इस तरह से फॉलो करिए। तीसरी चीज़ है कि अगर हम अपने आप में अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो जो एक वेव, अगर हम मानते हैं 400 से केस 800 होने के लिए, यानी डबल होने में 3 दिन लग रहे हैं, संयम रखेंगे इसको 5 दिन में आएंगे। अगर संयम नहीं रखेंगे तो ये 1.5 दिन में आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ें फैलती जाएगी बहुत जल्दी। मैंने पहले भी ये कहा कि इट इज़ वेरी रैपिडली कॉन्टामिनेटिंग ईच अदर। ये स्प्रेड बहुत हाई इन्फेक्टिविटी से करेगा, एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलेगा। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो ये यूके और यूएस में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कर रहा है। हमारे देश में अभी आज की तारीख में भी ओमिक्रॉन के केसेस आर लेस देन 20%। अभी भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेल्टा और डेल्टा प्लस आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को अभी पूरी तरह से हम ये नहीं मान सकते हैं कि इट इज़ अ माइल्ड वायरस। अभी उसकी पूरी बिहेवियर इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन जेनेटिक्स पे कैसी होगी हमें पूरी तरह से नहीं पता है। तब तक संयम ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप मार्केट गए, आपको इन्फेक्शन हुआ, यही इन्फेक्शन आप आपके नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ का बचाव आप अपने आप में ही कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन सिर्फ कानून बना सकता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जैसे स्वच्छ भारत कोई कानून नहीं है, लेकिन हर एक के मन के अंदर है कि नहीं ये मेरा भारत है, ये स्वच्छ रहना चाहिए। तो हम अपने आप में अपनी कोशिश करते हैं, इसके कोई कानून फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 500 रुपये का फ़ाइन होगा, मैं एक पैकेट नीचे ना फेंकूं। मुझे ये लग रहा है मेरा देश साफ़ रहेगा, ये पैकेट में या ना फेंक के डस्टबिन में ही फेंकूं। तो मैं यही चाहूँगा सबसे कि आपको प्रशासन से सख्ती बरतने की बजाय आप अपने आप में ऐसा करिए जिससे प्रशासन को ये सख्ती भी बरतनी ना पड़े। बिल्कुल, हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि सर इस प्रकार से चलें जिससे इस वायरस के स्प्रेड को बचा सकें। लेकिन सर अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को पहले से ही बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, चाहे बीपी की हो, चाहे और कोई बीमारी हो, हार्ट की हो, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो जो सेकेंड वेव बीत गया, अब उसके बारे में भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि किस तरह से बीमारी ने किस किस को ज़्यादा घातक रूप से इफ़ेक्ट किया था। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी। इवन नॉट द एज, नॉट द डायबिटीज़, नॉट द हाइपरटेंशन। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जिनको मोटापा ज़्यादा है उनको ये बीमारी और ज़्यादा घातक रूप से सिद्ध हो रही है। तो सबसे पहले जो लोग अपना वेट थोड़ा सा, BMI हम उसको कहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है, वो संयम ज़्यादा रखे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, जिनको शुगर, BP, थायराइड, हार्ट, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आपका इलाज किसी न किसी डॉक्टर से ज़रूर चल रहा होगा, आप उनसे परामर्श करते रहिए। आजकल ऑनलाइन सुविधा भी इन डॉक्टर्स के पास, अगर आपको जाके दिखाने की ज़रूरत पड़ती तो आप जाके भी दिखाइए। दूसरी चीज़, सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा, खासकर स्टेरॉयड का सेवन अपने आप में मत करिएगा। अगेन आपकी शुगर और BP इससे डिरेंज होंगे, आपको ये चीज़ घातक सिद्ध हो सकती है। तीसरी चीज़, अपना वैक्सीनेशन बूस्टर डोज ज़रूर लगवा लीजिएगा। इसके अलावा जो संयम या जो चीज़ हमें रखनी चाहिए वो अपना खान पान है।
जैसे कि पूछ रहे थे कि कैसे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। विटामिन सी की गोली आती है, वो आप लेते रहिए, फिर से महीना 1.5 महीना 6 वीक्स तक उसे ले लीजिए, उससे आपकी डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा जो खान पान है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि घर का बना स्वस्थ, हर बार का बना नया खाना खाइए, जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट रखिए और रिच इन फ्रूट्स। आप फ्रूट्स लेते हैं, उसके अंदर सारे मिनरल्स, सारे एंजाइम्स आ जाते हैं जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। विटामिन सी के लिए अगर हम बात करें तो संतरा और नींबू 2 चीज़ होती है जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। इस टाइम पे जो आता है, हमारे यहाँ च्यवनप्राश बहुत मिलता है, आप इसका भी सेवन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर से इसके अंदर ये कहना मैं स्पेसिफिक समझूंगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसमें फिर कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा कि ये 300 का मिल रहा है, वो 350 का, मैं 300 वाला ले लेता हूँ। डोंट डू इट दिस वे। लेकिन ऐसा भी मत सोचिएगा कि 300 वाला है वो 600 वाला है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। एनालाइज योर ओन सेल्फ। हम सारे एनालिटिकल है, हम सारे एक चीज़ को समझ सकते हैं, तो अच्छी क्वालिटी में चीज़ ली जाए। च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। इस तरह से ली हुई हाई प्रोटीन डाइट, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, सैलेड्स, ये चीज़ों का ज़्यादा सेवन करिए। एक चीज़ इस मौसम में बहुत आप लोग ले सकते हैं, वो है सूप। गरम सूप, गरम ग्रीन टी, क्योंकि मौसम है ठंडा। गरम लेने से गले को सूदिंग भी होती है, अगर छोटा बड़ा वायरस है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। एक और चीज़ की मैं सबको राय देना चाहूँगा कि रात को सोने से पहले एक बार कुल्ला ज़रूर करिए। अगर ज़रूरत लगती है तो जो लिस्ट्रीन माउथ वॉश आता है उसका उपयोग करिए, उससे वायरस की कॉलोनी अंदर में ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। अगर वायरस ज़्यादा पनपेगा नहीं अंदर तो डिसीज़ कम रहेगी आपके अंदर, उसकी म्यूटेशन कम होगी, आपको सिम्टम्स कम रहेंगे, आपको बीमारी कम होगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। माउथ हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वायरस कहीं ना कहीं संक्रमित होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही। तो आपको मुंह का अपना ध्यान बहुत रखना है, उसकी हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने दर्शकों को बताई सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस मंच पर आए और दर्शकों को आपने बताया, समझाया। चलते चलते मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि कुछ और बताना चाहते हैं तो दर्शकों को आप बता सकते हैं। नव वर्ष की शुभकामनाएं बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन संयम से मनाइए। भीड़ मत इकट्ठा करिए, घर में मना सकते हैं, कोई हिल स्टेशन जाना चाहते 1-2 दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड मत कर दीजिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये कहूँगा, वैक्सीनेशन को लेके बूस्टर लगवाने की जब सुविधा है लगवा लीजिएगा, जब आपका नंबर आएगा लगवा लीजिएगा। तीसरी चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तीनों है, हैंड हाइजीन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ज़रूर फॉलो करिएगा। चौथा, अपने प्रशासन पे, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उस पर पूरा भरोसा रखिए। पांचवी चीज़, अपने डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा रखिए। ये मत सोचते रहिए कि कमाने के लिए किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सेहत के लिए भी सोचा जा रहा है। छठी चीज़ डेफिनेटली ये है कि पूरी तरह से ये बीमारी साइंस यानी डॉक्टर्स को भी नहीं पता है, तो देयर मे बी ए लिटल ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट विथ यू। तो आप उसको ये मत सोचिए डॉक्टर को कुछ नहीं आता, उसने तो ये भी दे दी वो भी दे दी। सातवीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना इलाज जो भी कराना है, सर्टिफाइड डॉक्टर्स जो इस चीज़ को जानते हैं उससे कराइए। मेरे अपने क्लिनिक में अगर पेशेंट आता है, मैं उनको कह देता हूं कि भाई आज की मेरी ओपीडी मत देना, लेकिन आपकी ये बीमारी के लिए आप फिजिशियन को दिखाइए। तो इस तरह से जहां जहां आपको ज़रूरत लगती है कि परामर्श डॉक्टर से प्रॉपर लेना है, ले लीजिएगा। और गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जिनकी भी वैक्सीनेशंस ड्यू है, नहीं लगवाई है, कोई किसी तरह का इसमें प्रेजुडिस मत रखिए, किसी तरह का संकोच मत रखिए, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमारे भारत नववर्ष में ही ये वैक्सीन्स बनाई जा रही है। इस पे पूरा यकीन करिए, पूरी दुनिया इस पे यकीन कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और वैक्सीन की भ्रांतियाँ हटा के इसको ज़रूर लगवा लीजिए। तो देखा आपने, डॉक्टर कुमार गांधी जी ने आपको बताया, समझाया किस प्रकार से हम लोग ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहना है, सावधानियां बरतनी है, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं वो चिंताजनक हैं। हम सब लोगों को मिलकर इस बीमारी से लड़ना है, महामारी से लड़ना है, तभी हम लोग जीत पाएंगे। तो आप लोग एहतियात बरतिए, प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ा, और जो लोग बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना है। और सर ने कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी है, गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।